नमस्कार। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मनी गुरु की खास पेशकश लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी। हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान होंगे। फिरोज इस वक्त हमारे साथ हैं, फिरोज अजीज, डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट्स आनंद वाड़ी से। फिरोज, पहले तो आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ ही स्वागत है आपका कार्यक्रम में कि आपने अपना कीमती समय जी बिजनेस के निकाला है। लंबा वीकेंड है, फेस्टिव टाइम है, आप भी शायद कुछ प्लान कर रहे होंगे। साथ ही हमारे साथ रश्मि भी जुड़ी है वेल्थ रेस सिक्योरिटी से। रश्मि, आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए फिरोज, शुरुआत करते हैं इक्विटी मार्केट से शुरुआत करेंगे। अब संवत है, एक खत्म हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, कल मुहूर्त ट्रेडिंग भी होगी। लेकिन उससे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे हम कि नए निवेशक अब शुरुआत करना चाहें, अगर सही समय है निवेश का, और अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो इक्विटी को अगर सोने से कंपेयर किया जाए, क्योंकि दिवाली का टाइम है, बगैर सोने का जिक्र किए बात आगे नहीं बढ़ सकती है। इक्विटी मार्केट्स में काफी अच्छा रिटर्न दिवाली से इस दिवाली तक मिला है। अगर कुछ आंकड़े आप हमारे साथ शेयर कर सकें। तो क्या हुआ है कि लास्ट एक साल में इक्विटीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट अगर एब्सोल्यूट निफ्टी पे देखी जाए तो 27 से 28% तक की एब्सोल्यूट रिटर्न आई है साल भर में इंडेक्स पे। और क्या है कि अगर अच्छे फंड्स देखें, अगर म्यूचुअल फंड्स देखें तो उनकी एटलीस्ट 35 से 40% की लार्ज कैप फंड्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बट विजावी गोल्ड में जो है 5 से 7% का एक्चुअल डिप्रिसिएशन, पैसा टूटा है 5 से 7%। लास्ट 1 ईयर की ये स्टोरी है। रहा सवाल अगले 1 साल 2 साल तक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मेरे हिसाब से तो गोल्ड से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम ही रखनी चाहिए आपको, क्योंकि इक्विटीज की जो फ्लेवर है इकोनॉमिक रिवाइवल के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो पोर्टफोलियो को इक्विटी के इर्द गिर्द ही बनाना चाहिए, ना कि गोल्ड का सपोर्ट लेना चाहिए। बिकॉज गोल्ड इज एसेट विच विल डू वेल इन बैड टाइम्स। और अच्छे दिन में गोल्ड की जो एप्रिसिएशन है और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी थोड़ी सबड्यूड है और ग्लोबली भी उसकी कंजम्पशंस अच्छी नहीं है, तो गोल्ड से दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से 1 साल के लिए एटलीस्ट। रश्मि, इनफैक्ट अगर रिटर्न्स की बात करें, जो कुछ नंबर्स भी हमारे साथ शेयर किए फिरोज ने, अगर पर्टिकुलरली अगर हम गोल्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर निवेश के रूप में उसका जो विकल्प है, तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टर्स की रुचि थोड़ी कम हुई है। इसमें काफी कुछ इंटरनेशनल क्यूज भी वजह है, लेकिन फिर भी अभी अभी धनतेरस निकला है। पहले तो ये बताया रश्मि कि आपने क्या कुछ गोल्ड में शॉपिंग की है, और साथ ही अगर इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्योंकि पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न रहा, जाके काफी लंबे समय के बाद ये परसेप्शन भी टूटा है कि गोल्ड में आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। आप क्या मान रही हैं, और अगर आप दिवाली में पोर्टफोलियो की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कितना एक्सपोजर गोल्ड में रखना चाहिए? जी, गोल्ड हमेशा सेफ हेवन कहते हैं। इंडिया में सारे के सारे गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए तो गोल्ड में करते हैं, जब बेचना पड़ता है तो गोल्ड कभी नहीं बेचते, वो तो लास्ट रिजॉर्ट हो जाता है। इसलिए जब आप अब तो इक्विटी फंड्स, जैसे अभी दूसरे पैनलिस्ट में बोला था, इक्विटी मार्केट्स जब अब 25% से ज्यादा बढ़ा है पिछले दिवाली से, और इक्विटी फंड्स उससे भी दुगना रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को। जो भी इन्वेस्टर्स पिछले साल दिवाली में इन्वेस्ट किया था उन लोगों को 50% तक रिटर्न्स मिला है। इसलिए गोल्ड को छोड़ के, गोल्ड फंड्स को छोड़ के इक्विटी फंड्स या रिस्क अवर्सनेस इन्वेस्टर्स कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत 10 या 15% तक डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें। यानी कि 10 से 15% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट रिटर्न्स हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेनेक्स निफ्टी इंडेक्स ने पिछले 1 साल में, यानी पिछली दिवाली से इस दिवाली तक 27% तक का रिटर्न आपको दिया है। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्डमैन सैक्स का जो गोल्ड बीज ईटीएफ है उसने नेगेटिव रिटर्न शो किया है, -6%। इसके अलावा भी अलग अलग अगर हम बात करें बीज के अलावा और भी जो ईटीएफ, क्योंकि लगभग सभी ईटीएफ का रिटर्न सेम ही आता है, क्योंकि जो उनका प्रिंसिपल है जहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं दैट इज फिजिकल गोल्ड, इसलिए लगभग सभी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। अगर 3 साल की भी हम बात करें तो कंसिस्टेंटली इक्विटी से हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिला है 15% के आसपास, इनफैक्ट 15.6%, दैट्स क्लोज टू 16%। काफी अच्छा शानदार रिटर्न कहा जा सकता है। लेकिन गोल्ड की अगर हम बात करें, पिछले 3 साल में भी एक एवरेज निकाला है तो भी 0.17 नेगेटिव परसेंटेज है ये कि रिटर्न आपको किस तरह का मिला है। अगर फर्दर हम बात करें इक्विटी में भी तो फिरोज ये बात बताएं कि डेट से अगर आप इसको कंपेयर करें, डेट फंड से, क्योंकि इस बजट के बाद काफी कुछ अनाउंसमेंट्स हुई, एक तरह से ऐसा लगा कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर इस तरह से प्लानिंग करें कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़े। डेट को लेकर आप कितने ज्यादा बुलिश हैं, और रादर अगर हम पोर्टफोलियो की ही बात कर रहे हैं इस शो पर, तो डेट में कितना एक्सपोजर रखना चाहिए?
देखिए, डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट के लिए, और वो प्राइमरी कोर एसेट कहलाएगा मेरे हिसाब से। और उसकी जो महत्वपूर्णता पोर्टफोलियो में है वो आज बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो अनपैरेलल है, और इक्विटी आपको वो स्टेबिलिटी दे नहीं पाता। इक्विटी जरूर आपको 15, 17, 18% सालाना रिटर्न दे सकता है, बट वो स्टेबिलिटी जो पोर्टफोलियो को चाहिए होती है वो सिर्फ डेट प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक आम निवेशक को एटलीस्ट 30 to 40% अपना पैसा डेट फंड्स में जरूर लगाना चाहिए अगले 2-3 साल के लिए, क्योंकि वो 40% जो 30% है वो इक्विटी की वॉलेटिलिटी जो है वो काफी कम करने की क्षमता रखता है। तो डेट डेफिनेटली हैज अ प्लेस इन योर पोर्टफोलियो, और 30 to 40% जरूर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रहा सवाल इक्विटी का, इक्विटी से कंपेयर करने जाएं तो मेरे हिसाब से 3-4 साल के बाद अगर आप लुक बैक करेंगे तो आपको जरूर यह महसूस होगा कि इक्विटी फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है डेट में। बट एक पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ रिटर्न एक ही पहलू नहीं होता है, उसको रिस्क मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। तो मेरे हिसाब से डेट 30 to 40% जरूर होना चाहिए, और इक्विटीज में 50 to 60% आपका पोर्टफोलियो, 70% तक भी आप मैक्सिमम गोल्स की टाइम फ्रेम्स को देखते हुए अगर लॉन्ग टर्म है तो ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कोर पोर्शन होना चाहिए। और मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए आज के हिसाब से कंजम्पशन डिमांड हो तो ठीक है, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आपको डेफर करना चाहिए उसका इन्वेस्टमेंट। तो चलिए, गोल्ड पर तो फिर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, लेकिन हम रश्मि से जान लेते हैं कि डेट फंड्स की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में वो क्या सोचती हैं। रश्मि, कई सारी कैटेगरीज डेट में होती हैं, इसी कारण से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर, यानी कि अगर एक नए निवेशक को शुरुआत करनी हो वो समझ नहीं पाता है कि कौन सा डेट फंड उसको चुनना चाहिए, अवधि का सिलेक्शन भी ठीक से नहीं हो पाता है। जैसा कि फिरोज ने भी बोला, ब्याज दरों के बारे में भी कुछ उन्होंने शेयर किया, आप क्या व्यू रख रही हैं? क्योंकि फिलहाल ब्याज दरों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, फिलहाल स्थिर है, लेकिन शायद ऐसी उम्मीद है कि शायद नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में आरबीआई कुछ कट कर सकता है। डेट फंड्स क्या तब काफी अट्रैक्टिव हो जाएंगे? हाँ जी, जब आरबीआई पॉलिसी आता है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, जब वो रिडक्शन हो जाएगा तो यील्ड्स बॉन्ड प्राइसेस में बढ़ेगा, इसलिए तब डेट फंड्स लेंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। और इसमें अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स भी है डेट फंड्स में, जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो प्रोविजन आया था बजट में, उसके ऊपर उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टर्स इमरजेंसी के लिए फंड्स रखना चाहते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में रख सकते हैं, मगर डेट फंड्स 3 years एंड अबाउ रिडम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हायर टैक्स स्लैब जो जिसका भी होगा वो ज्यादा टैक्स भरेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स अब बढ़ चुका है इस बजट के बाद। इनफैक्ट अगर हम रिटर्न्स भी कंपेयर करें तो इक्विटी में, क्योंकि फिरोज आप काफी ज्यादा बुलिश हैं, अगर इक्विटी की ही मैं बात करूं पर्टिकुलरली, अगर अभी नए निवेशक को पैसा लगाना है, लार्ज कैप और मिड कैप की जो दो मुख्य कैटेगरीज है इक्विटी फंड्स की, उसमें कैसे आप एलोकेशन बताएंगे, और क्या कुछ रिटर्न्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि लॉन्ग रन में, यानी कि अगर 10 साल के लिए किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो लार्ज कैप में कितना एक्सपोजर उसको रखना चाहिए? अगर रहा सवाल इक्विटीज में फर्दर क्लासिफिकेशन, जैसे आपने सही फरमाया कि इक्विटीज में लार्ज कैप होता है और मिड कैप, ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। इन दोनों में मेरे हिसाब से स्प्लिट बहुत क्लियरली 30 और 70 होना चाहिए। 70 फेवरिंग लार्ज कैप में 70% अपना पैसा लगाएं और मिड कैप में 30% लगाएं, क्योंकि ये जो रिसेंट रैली रही है साल भर की, उसमें मिड कैप स्टॉक्स जो हैं वो ज्यादा भाग चुके हैं। ऑलमोस्ट अगर आप लास्ट अगर बॉलपार्क पकड़े तो ऑलमोस्ट 20% का अंतर है, 20 से 25% मिड कैप्स ने ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। उसकी वजह से उनकी जो वैल्यूएशंस हैं वो थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हुए आपको 30% से ज्यादा मिड कैप पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए, और लार्ज कैप में 70% इक्विटी पोर्शन का पैसा अपना, अगर 100 रुपए इक्विटी के लिए आपने साइड में रखे हुए हैं तो उसमें से 70% आपको लार्ज कैप में रखना चाहिए और 30% मिड कैप में रखना चाहिए। रश्मि, डू यू अग्री विद व्हाट फिरोज इज सेइंग? वो कह रहे हैं अगर 100 रुपए हैं तो 70% आप लार्ज कैप में रखें और मिड कैप में थोड़ा कम एक्सपोजर रखें, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा उसमें होती है। मौजूदा जो मार्केट का सिनेरियो है, कुछ फंड्स भी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। रश्मि, आप मिड कैप और लार्ज कैप में अगर मैं आपसे कहूं कि एलोकेशन करी जाए एक एवरेज 30 साल के युवा के लिए, किस तरह से पोर्टफोलियो बताएंगे उसको? वो रिस्क अपडेट के ऊपर भी जाएगा जो एलोकेशन होगा। तो इक्विटी फंड्स में वो ज्यादा एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट एलोकेशन भी करना चाहिए, और उसमें इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप में 60% और 20% ये
क्या बोलते हैं, सॉरी, ये मिड और स्मॉल कैप में, और बाकी बैलेंस जो कुछ भी है वो सारे डेट फंड्स में लगाना चाहिए। तो ये आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो जाएगा एवरेज 30 या 35 इयर्स पर्सन के लिए। इनफैक्ट रिटर्न्स की हम बात कर रहे हैं तो फिरोज आपने कुछ फिगर्स हमारे साथ शेयर की थी। लार्ज कैप में करीब 34% का रिटर्न दिवाली से दिवाली तक देखा है, लेकिन मिड कैप में बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमाने की भी क्षमता होती है, भले ही वोलेटिलिटी हो। 68% तक का रिटर्न देखने को मिला है। अगर 10 साल नहीं, अगर कोई 5 साल के लिए उससे कम अवधि के लिए बना रहा है, क्या आप कहेंगे कि बेट करना चाहिए मिड कैप्स पर? देखिए क्या होता है कि एक तो होता है कि ऑफ कोर्स रिटर्न की क्षमता, जैसे आपने सही कहा, कि ज्यादा होती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी ये होती है कि कितना एक्सपेंसिव हो गया है स्टॉक्स। मिड कैप सेगमेंट में थोड़ी एक्सपेंसिव स्टॉक्स देखने को मिल रही हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो रिस्क है वो डाउन साइड की रिस्क ज्यादा है और ऊपर की रिटर्न की क्षमता थोड़ी कम है, बिकॉज क्वाइट अ फ्यू ऑफ द स्टॉक्स आर रनिंग आउट ऑफ स्टीम। सो मेरा ये कहना है कि 25% का जो आउट परफॉर्मेंस, जैसे 34 और 68 में ऑलमोस्ट आपके 25-24% की ज्यादा रिटर्न दी है, कि जो एक्स्ट्रा रिटर्न आनी थी वो आ चुकी है, तो आपकी डाउन साइड्स ज्यादा रिस्क की प्रोबेबिलिटी है। इसीलिए कहूंगा अभी आप थोड़े स्लो जाएं। साल भर के बाद जब मिड कैप्स की वैल्यूएशंस वापस इमर्ज हों, क्योंकि कंपनीज की इनकम अर्निंग क्षमता जो बढ़ जाएगी, तो उसके हिसाब से वापस वैल्यूएशंस ऑटोमेटिकली घट जाएंगी। तो साल भर बाद आप वापस इस डिसीजन को रिव्यू करके फिर आप 50-50 भी तक भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन देन। इनफैक्ट आपका कितना रिस्क कैपेसिटी है उस पर भी निर्भर करेगा, लेकिन फिगर्स हमारे साथ फिरोज ने शेयर करी है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लार्ज कैप में किस तरह का रिटर्न पिछली दिवाली से इस दिवाली तक मिला है। साथ ही मिड कैप में ज्यादा रिटर्न मिला है, लेकिन फिर भी आप कितना रिस्क ले सकते हैं और कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको अपना एलोकेशन करना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। फिरोज और रश्मि दोनों से हम बातचीत जारी रखेंगे, आपको बताएंगे टॉप पिक्स कौन सी हैं, यानी कि किन फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं इस दिवाली। चलिए फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। हम देख रहे हैं दिवाली पर हमारी खास पेशकश, और हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, फिरोज अजीज आनंद राठी से और रश्मि डॉडम वेल्थ रेस सिक्योरिटी से। दोनों आपको बता रहे हैं कि कहां आप निवेश कर सकते हैं इस दिवाली, साथ ही पिछली दिवाली से इस दिवाली तक आपको अलग अलग एसेट्स में किस तरह का रिटर्न मिला है, इस पर भी चर्चा हो रही है। फिरोज, क्विकली आप बताएं लार्ज कैप में से कोई टॉप पिक्स आपकी, और वजह भी बताएं उन फंड्स को चुनने की। लार्ज कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप आप जरूर खरीद सकते हैं, एसबीआई ब्लू चिप फंड और बिरला फ्रंटलाइन, एंड लास्टली मिराई। सो इफ यू हैव टू चूज टू, एसबीआई फोकस, एसबीआई ब्लू चिप एंड आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, ये दो स्कीम्स चूज करूंगा। ये दोनों की जो फंड मैनेजर्स हैं एसबीआई के, नवनीत मोनोट जो सीआईओ हैं, इन्होंने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया है स्टॉक पिकिंग और राइट सेक्टर चूजिंग। ये लार्ज कैप में फंड मैनेजर की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है कि वो सही सेक्टर में अपना पैसा लगाएं, ऑटोमोबाइल में, बैंकिंग में, सिक्लिकल्स में। वो चॉइस जो नवनीत मोनोट एज अ सीआईओ करते हैं, वो मैंने बहुत सालों से ट्रैक किया, इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं उसमें बहुत अच्छी हैं। और रहा सवाल आईसीआईसीआई का फंड का, उनके भी जो फंड मैनेजर हैं नरेन जो सीआईओ हैं, ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सेक्टर पिकर्स हैं और स्टॉक पिकर्स भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पिक करने का क्षमता रखते हैं। तो ये दो लार्ज कैप स्कीम्स, एसबीआई ब्लू चिप एंड आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, लार्ज कैप कैटेगरी की होंगी। रश्मि, इनफैक्ट फिरोज ने जो टॉप अपने पिक्स बताई हैं, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, इसके अलावा एसबीआई, और ये जितने भी एएमसीज है सारी टॉप एएमसीज हैं। आपकी इन्हीं एएमसीज में से कोई पिक होगी या फिर आप कोई और फंड बताना चाहेंगी? मेरे पिक्स होंगे एचडीएफसी टॉप 200 और यूटीआई इक्विटी फंड, क्योंकि ये बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न्स दिया है इन्वेस्टर्स को। सो मेरा पिक होगा एचडीएफसी टॉप 200 और यूटीआई इक्विटी फंड। चलिए, दो और फंड्स आप शामिल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, एचडीएफसी टॉप 200 और साथ ही एक और फंड रश्मि आपने नाम लिया उसका, यूटीआई अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आप उन फंड्स को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन फिरोज ने जो फंड्स बताया उनके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम, पिछले 5 साल में किस तरह का प्रदर्शन रहा है। एनुअलाइज बेसिस पर ये सभी फंड्स के रिटर्न है, यानी हिस्टोरिक रिटर्न है। जरूरी नहीं आने वाले समय में इस तरह का रिटर्न मिले, इस बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। लेकिन ये वेल परफॉर्मिंग फंड्स हैं, पिछले कुछ समय से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लगभग 16% का रिटर्न आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप में आपको देखने को मिला। साथ ही बिरला सन लाइफ में भी फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में करीब 14% का रिटर्न आपको मिला है पिछले 5 साल के अंदर, क्योंकि कम छोटी अवधि के लिए आप म्यूचुअल फंड
फंड्स में निवेश ना करें। लंबी अवधि के लिए हम प्लानिंग बता रहे हैं, इसलिए आपको इन फंड्स का विकल्प बताया गया है। मिड कैप कैटेगरी के बारे में भी हमने बात की है। फिरोज, मिड कैप से कौन से फंड्स आपने चुने? आईसीआईसीआई डिस्कवरी एक फंड होगा और रेलिगेयर मिड एंड स्मॉल कैप फंड जो है, ये दो मिड कैप फंड्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मिड कैप फंड मैनेजर रेलिगेयर एज एन यूनिट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उनके फंड ने, और अच्छा परफॉर्म करने का चांस भी है उनका, क्योंकि बहुत अच्छा स्टेबल पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। तो ये दो पिक्स होंगी, रेलिगेयर मिड एंड स्मॉल कैप एंड आईसीआईसीआई डिस्कवरी, जो वैल्यू बेस्ड पे है, जो सस्ती कंपनियां जो चीप सस्ते में भाव में मिल रही हैं वो खरीदता है, उनकी वैल्यू फिलॉसफी है। तो ये दो स्कीम्स मिड कैप कैटेगरी में अच्छी होनी चाहिए निवेशक के लिए। इनफैक्ट क्योंकि मिड कैप शेयरों में काफी तेजी आई, उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो हमको फंड्स में भी दिख रहा है, और फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा में करीब 19% का रिटर्न पिछले 5 साल में मिला है। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में भी करीब 22.5% का रिटर्न मिड कैप फंड्स में मिला है। ये कुछ फंड्स हैं जो कि कैटेगरी वाइज फिरोज ने बताए हैं। रश्मि, क्योंकि शुरुआत में गोल्ड के बारे में बात की, ईटीएफ्स के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। अगर गोल्ड ईटीएफ्स की हम बात करें, शुरुआत में हमने कहा इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से गोल्ड में बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद ना करी जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि एसेट क्लास एक इंपॉर्टेंट है, ये भले उसमें एक्सपोजर हम 10 से 15% का रखें। ईटीएफ्स के बारे में आप क्या राय देंगे हमारे दर्शकों को, और साथ ही पिछले कुछ समय में नेगेटिव रिटर्न जरूर आए, क्या आपको लगता है पूरी तरह से सोने की चमक फीकी पड़ गई है? जी, अब ग्लोबली भी गोल्ड का प्राइसेस गिर रहा है। अभी दिवाली सीजन है इंडिया में, इसलिए आपको थोड़ा बहुत प्राइसेस राइज देखा है हमने, मगर एज सच यूएस फेड रिजर्व इंटरेस्ट पॉलिसी से या डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा तब, और इक्विटी मार्केट्स तो अब रैली हो रहा है। इन 3 वजहों से गोल्ड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ इतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसमें उस पर नेगेटिवली बहुत दिस लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन फ्रॉम दिस नेगेटिव रीजंस। सो इन्वेस्टर्स को गोल्ड फंड्स या गोल्ड ईटीएफ से अभी दूर रहना चाहिए, और जब यूएस फेड रिजर्व का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी आएगा नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ 2015, तब वो खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इनफैक्ट रिटर्न देख पा रहे हैं पिछले 5 साल में लगभग, क्योंकि सभी ईटीएफ्स का फिजिकल गोल्ड में निवेश होता है, लेकिन सिमिलर सा रिटर्न हमने देखा है गोल्डमैन सैक्स का, चाहे ईटीएफ हो या फिर एसबीआई ईटीएफ हो या फिर यूटीआई का ईटीएफ हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो शेयर की तरह होते हैं, आप उन्हें बेच खरीद सकते हैं, और लगभग 1 यूनिट का जो इक्विवेलेंट होता है, दैट इज 1 ग्राम, लगभग वही 10% का रिटर्न मिला है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में शायद आपको इससे बेहतर रिटर्न मिल जाए। अगर रिटर्न्स की हम बात करें, शुरुआत में भी हमने कहा इक्विटी में बेहतर रिटर्न गोल्ड के मुकाबले मिला है। जहां इक्विटी की बात करें लगभग 26 से 27% तक का रिटर्न मिला है, लेकिन वहीं गोल्ड की बात करें तो दिवाली से इस दिवाली तक काफी कम, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न देखते हुए मिला है। फिरोज, आपने अपने सभी व्यू रखे और साथ ही हमें रिटर्न्स भी बताया कि किस एसेट क्लास में कितने रिटर्न्स मिले, लेकिन ओवरऑल फाइनल कमेंट क्या होगा आपको, दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एसेट प्लानिंग कर रहे हैं इस वक्त, आगे बढ़ते समय किस बात का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको आज के सिचुएशन को देखते हुए मेरे हिसाब से रिस्क को मैनेज करने के लिए डेट पोर्टफोलियो, डेट का बहुत अच्छा तवज्जो देना चाहिए आपको पोर्टफोलियो में। एसेट एलोकेशन में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी चाहिए। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 एसेट्स, इक्विटी और डेट ही लेने चाहिए। डेट में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे शो में पहले बताया गया था, उसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में फोकस करें, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स और शॉर्ट टर्म फंड्स। ये दोनों फंड्स की कैटेगरी खाली देखें, बाकी 7-8 कैटेगरी जो हैं उनको आप भूल जाएं। तो सिंपल रखें पोर्टफोलियो। अगले 1 साल के लिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स चीज करने की जरूरत नहीं है रिटर्न बनाने के लिए, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमिक रिवाइवल क्लियरली दिखती हुई आ रही है। अगले 2-3 साल के लिए स्ट्रक्चरल बुल रन दिख रहा है। तो सिंपल चीजें करें, इक्विटी और डेट में। से मुझे लगा शायद आप इक्विटी की तरफ बायस्ड पोर्टफोलियो बता रहे हैं, लेकिन फिर भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स को यहाँ नहीं भूलना चाहिए। रश्मि, आपकी कोई क्विक कमेंट्स होंगे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स, चाहे भाई वो पीपीएफ हो या फिर केवीपीएफ जो वापस से शुरू कर दिया है सरकार ने, स्मॉल सेविंग स्कीम में क्योंकि फिक्स रिटर्न मिलता है और डेट पोर्टफोलियो का एक अच्छा इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा होता है, कुछ उसके बारे में आपका कमेंट रहेगा? जैसे पीपीएफ या एनएससी सर्टिफिकेट्स होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, उसमें 8 से या 9% से ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है। तो वही 100 रुपीज जो माइक्रो एसआईपी में डालते हैं इक्विटी फंड्स में, तो उनको ज्यादा, इन्वेस्टर्स को ज्यादा रिटर्न्स भी मिलेगा, जहां 25 या 30% तक होगा, और जो प्रॉफिट उससे मिलेगा वो सेफर इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हैं, जैसे कि आरडी या एफडी।
तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग डायरेक्टली इनटू पीपीएफ और एनएसए, इट्स बेटर टू टेक द इक्विटी फंड रूट थ्रू माइक्रो एसआईपी। चलिए, एसआईपी के बारे में आपने बताया और बताया कौन कौन से फंड्स आपको निवेश के लिए चुनने चाहिए, वो भी हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। फिरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए, और साथ ही रश्मि, आपको भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं और शुक्रिया आपका जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल इस पेशकश को ही रोकते हैं। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। नमस्कार।